डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच आईएएस में आप सबों का स्वागत है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है, इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है, ये उन लोगों के लिए विशेषकर जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते, या वैसे बच्चे जो किसी न किसी जॉब में कार्यरत हैं और जो डिस्टेंस एजुकेशन है आईएएस का, जो कोचिंग नहीं ले सकते, और साथ ही साथ अभी हम लोग जो देख रहे हैं संपूर्ण देश में जो लॉकडाउन है, ये उन बच्चों को भी बेनिफिट होगा, उन बच्चों के लिए भी लाभदायक है जो अभी घर में बैठे हैं। तो उन बच्चों के लिए और इस प्रकार सभी बच्चों के लिए ये जो चैनल है और जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं इतिहास के संदर्भ में, उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी और सारगर्भित साबित होगा। सबसे पहले बच्चे, हम लोग एक वैकल्पिक विषय के तौर पर इतिहास की भ्रांतियां क्या है, इतिहास का चयन क्यों किया जाए, रणनीति क्या हो, कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, इन सब के बारे में हम लोग एक एक कर कर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जब देखिएगा इतिहास के बारे में एक वैकल्पिक विषय के तौर पर, तो इतिहास के सामने आजकल सबसे बड़ी समस्या कुछ रूमर को लेकर है, कुछ भ्रांतियों को लेकर है। जब आप इतिहास लेते हो, जब आप सब इस सब्जेक्ट को चयन करने के संदर्भ में जब अपने सीनियरों से या कहीं चर्चा करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत व्यापक है। कई लोग बताएंगे कि इसमें रटने की अनिवार्यता है, कि जो स्टूडेंट रटने में सही है उसे ही इतिहास का चयन करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, या आपके मन में ये जो है एक भ्रांति बैठ गई होगी कि इतिहास में ये जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों का अधिक अध्ययन करने की बात की जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि इसमें अंकों की निम्न प्राप्ति, या आप ऐसे कह सकते हो निम्न अंकों की प्राप्ति की बात की जाती है। कई बच्चे जो है उनके दिमाग में यह भी जो है घर कर गई है। इसके बाद इतिहास के संदर्भ में एक ये भी जो है एक भ्रांति है कि इसमें अधिक लिखने की आवश्यकता है, मतलब अन्य सब्जेक्ट की तुलना में, ऑप्शनल की तुलना में इतिहास में अधिक लिखने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जब आप इतिहास लोगे तो उसमें एक और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और यह है कि जो स्रोत है वो बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त इसकी प्रवृत्ति जो है निरंतर
परिवर्तित हो रही है। अर्थात आपके सामने एक वैकल्पिक विषय के चयन को लेकर इन भ्रांतियों से, विशेषकर हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में आपको रूबरू होना पड़ता है। हम यह बताना चाहेंगे कि जो पाठ्यक्रम है इतिहास का, ये निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन उसका वजह है। वजह क्या है कि इतिहास का जो पाठ्यक्रम है वो तोड़ दिया गया है। आप जब अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखोगे तो उसमें जो पाठ्यक्रम है उसको तोड़ा नहीं गया है। यहां सिंधु घाटी सभ्यता है तो वहां विशेषता, पतन, उद्गम ऐसे करके दिया है। यहां देखिएगा स्रोत है, फर्स्ट नंबर टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का, तो दिया है साहित्यिक स्रोत, विदेशी, देशी। विदेशी में भी अरबी साहित्यिक स्रोत, चीनी साहित्यिक स्रोत, यूनानी साहित्यिक स्रोत, इसका सब डिवीजन, उसके अंदर डिवीजन कर दिया। बहुत सारा रिपीटेशन है, कई सारे ऐसे टॉपिक है जो दे दिया गया है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जहां तक रटने की बात है तो आपको जानना चाहिए, इतिहास केवल फैक्ट नहीं है। फैक्ट में जब तक विश्लेषण ना हो वो इतिहास नहीं हो सकता। आपको इवन जीएस में भी आपको कोई भी डेट्स, कोई भी डाटा ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में यह भी जो है बात निर्मूल साबित होता है कि इतिहास केवल रटंत विद्या है या एक रटने की सब्जेक्ट। जहां तक पाठ्य पुस्तक की बात है अधिक, तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी में हमेशा सिखाया जाता है एक पुस्तक का चयन, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट लो, पुस्तकें तो बहुत होगी लेकिन केवल एक पुस्तक का चयन करना है। अंक की बात है तो पिछले 2018 की बात बता रहा हूं मैं, विकास अलावत को 324 नंबर आया, 146 रैंक। एक और स्टूडेंट है उसको भी 324। आप तो इतना जो है साइंस डेवलप हो गया, नेट पे जाइए और देखिए कि कितने नंबर आए हैं सबको। अगर किसी सब्जेक्ट में 324-25 नंबर आ रहे हैं आजकल, तो ये आप कम नहीं कर सकते उसको। लिखने की बात है तो ये भी एक आक्षेप है, क्योंकि इतिहास ही क्यों, जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल हो या जीएस, उसमें एक निश्चित नंबर है, अंक दिया हुआ है, शब्द सीमा की एक निश्चितता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप कह नहीं सकते कि इसमें अधिक लिखने की बात है। जहां तक स्रोत अधिक, तो स्रोत तो इतिहास ही क्यों, आप अब तो हर इंग्लिश बुक का भी हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया, बड़े पैमाने पर अब देखिएगा मार्केट में चीजें उपलब्ध है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी कितना है। और निरंतर परिवर्तित होने की बात जहां तक है तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि केवल हिस्ट्री ही नहीं, यूपीएससी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है वो निरंतर साल दर साल बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रही है। उनकी प्रवृत्ति, क्वेश्चन का जो ट्रेंड है। तो मैंने बताया कि ये जो जितने भी आक्षेप है, ये सारे आक्षेप जो है ये एक र्यूमर है, इस पे विश्वास नहीं कीजिए। अब आपके सामने जो सेकंड जो है एक सवाल है, कई बार होता है कि किसी विषय का चयन क्यों किया जाए, इतिहास का चयन क्यों किया जाए, आखिर क्या है इसकी विशेषताएं कि इतिहास का चयन किया जाए। एक तो सबसे बड़ी बात है, अपने आप सीनियरों से पूछिएगा, सीनियर जो 10 साल 15 साल जो कहीं पोस्टेड होंगे, अपने अंकल से, पुराने टीचर से, एक पहले वाले इस जनरेशन के बिफोर वाले जनरेशन में, एक जनरेशन पीछे जाके देखिए, तो ये सबसे स्पष्ट एवं सरल इसका पाठ्यक्रम है।
स्पष्ट और सरल। अब घर बैठकर मैं जो बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो कर लीजिएगा तो घर बैठकर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई विशिष्ट सिद्धांत नहीं है, कोई विशिष्ट सिद्धांत नहीं, कोई थ्योरी नहीं है इसमें। आप ज्योग्राफी देखिएगा, उसमें थ्योरी है, सिद्धांत है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लीजिए, नहीं सब हम आलोचना की बात नहीं है, सिद्धांत है। पॉलिटिकल साइंस सिद्धांत है। आप देखिए सब्जेक्ट में हिस्ट्री इसलिए है, अन्य विषयों से एक अलग प्रवृत्ति रखती है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, एकदम स्पष्ट सरल। तीसरी जो विशेषता है जो आपको ये बाध्य करती है इस ऑप्शनल के रूप में, वैकल्पिक विषय को के चयन के रूप में, वो यह है कि इसमें जो स्रोत है, स्रोतों की उपलब्धता, इन स्रोतों की उपलब्धता बड़ी सहज से हो जाती है। और आज से नहीं, शुरू से ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हिस्ट्री से बेहतर स्रोत किसी सब्जेक्ट में नहीं। वो बात अलग है कि आजकल हर सब्जेक्ट में प्रयास है, लेकिन फिर भी एक समस्या है आज भी, हिस्ट्री में कुछ नहीं है ऐसा। एक और चीज, और वो यह है कि इतिहास बहुत ज्यादा आपको गिराएगा नहीं। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत अच्छे नंबर आएंगे और किसी साल बहुत नीचे चला जाएगा। हिस्ट्री बहुत अच्छा लिखोगे तो अच्छा तो आएगा ही, लेकिन एक औसत अंक, यानी इसमें अंकों की एक स्थिरता रहती है। आप हिस्ट्री में देखिएगा, जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे आपको मिलेंगे जो अगर इस साल अगर 280 आया, 310 आया, तो अगली बार भी लगभग उसी आसपास रहेगा। अगर वो अच्छा लिखेगा तो वो आगे भी जाएगा, 320 भी लाएगा, 25 भी लाएगा। तो ये एक सबसे अधिक अच्छा हिस्ट्री की और एक अच्छी बात है, सुने भी होइएगा, इसमें फेंक भी सकते हो। अब फेंकना भी तो कला है। आपको तथ्य पता है, विश्लेषण पता है, एक कला विकसित हो जाएगी आपके अंदर कि आप किसी चीज के बारे में कम भी जानोगे तो बहुत सटीक कैसे लिख सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा। एक और चीज है इतिहास के अंदर, और वो ये है कि सामान्य अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका पेपर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर में एंशिएंट और मेडाइवल का जितने भी साहित्य है, कला है, स्थापत्य है, धर्म है, वो सब पढ़ना है आपको। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको जीएस में, प्री और मेंस। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। यानी सच तो यह है कि 70% 60% सिलेबस जो है आपको जीएस में पढ़ना है। एक तो ये लाभ है। सेकेंड बात है कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है और विशेषकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईआर, कोल्ड वॉर, सोवियत रूस का पतन, फिर वियतनाम संघर्ष, ये जितने भी चीजें हैं ये सारा पढ़ना है आपको हिस्ट्री में भी, और आईआर में भी एक बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको, तो वहां से भी लाभ होगा। आप जब समान अध्ययन में आप जब ऐसे जाइएगा, ऐसे में निबंध में, तो आप देखिएगा कल्चर रिलेटेड ऐसे भी आता है कई बार, संस्कृति से संबंधित, वहां भी आपको फायदा करेगा।
और सच बताए, व्यक्तित्व निर्माण जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा, इंटरव्यू में क्या होता है, आपका सबसे मेन तो विचार है, विचार का निर्माण कैसा हो, वो आप सीखते हो इतिहास से। आप ज्योग्राफी से नहीं सीखते, पॉलिटी से नहीं सीखते, वो इतिहास से सीखते हो। मार्क्सवाद अप्रोच क्या है, राष्ट्रवादी अप्रोच क्या है, सबाल्टर्न क्या है, ये आप वहां से सीखते हो। तो सामान्य अध्ययन भी। और एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि इसमें अधिक परिवर्तन नहीं होता। सच बताए, इसे परिवर्तन नहीं, इसमें परिवर्तन ही नहीं होता। अगर आप एक बार तैयार कर लिए तो आप हिस्ट्री आपका हो गया। इसमें यह नहीं कि अगली बार मेंस दिए तो फिर से एक बार चलते हैं, उसमें फिर से अपडेट करें, इसमें यह नहीं है। इसमें अपडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर एक बार बना लिए नोट्स, एक बार पढ़ लिए, समझ विकसित हो गई, तो हिस्ट्री आपका है। तो आपका हिस्ट्री का चयन क्यों किया जाए एक वैकल्पिक विषय के रूप में? तो ये जो है एक सरल, स्पष्ट, एक अच्छे अंक की प्राप्ति, ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। और सबसे ज्यादा लाभ होता है, जो मैं बताना चाहता हूं वो है प्रश्नों का दोहराव। यहां प्रश्न का रिपीटेशन होगा। अगर आप प्रीवियस साल के जितने भी प्रश्न का अगर आप तैयारी कर लोगे, एक फ्रेमिंग कर लोगे, तो आप देखोगे कि आपके मैक्सिमम प्रश्न आ जाएंगे उससे। ये अन्य सब्जेक्ट में नहीं है। अब मिलाओ, देखो। तो इन कारणों से आपको इतिहास का चयन किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि आज से अगर आप 1998 ले लो, 99, 2002, 2004, ये जो साल है, आप नेट पे सर्च करना, देखो जाकर। हर चीज नहीं, मैं नहीं बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप खुद देखो। क्योंकि जब तक आपके नजरों से वो चीज नहीं जाता, IITian आते थे, वो लोग हिस्ट्री लेते थे, एक साइंस बैकग्राउंड। इतिहास की एक विशेषता है कि एक साइंस बैकग्राउंड, रुचि, एक रुचिकर सब्जेक्ट है, आप फैक्ट पे मत जाओ। और वो लोग लेते थे और टॉप करते थे। ये खासियत है हिस्ट्री में। अब तीसरा जो है, हम लोग इसके बाद जो देखेंगे वो है रणनीति क्या होनी चाहिए। अब ये रणनीति में जो है वो 3 चीज पे फोकस किया जाएगा। रणनीति में एक तो किन बातों पर बल दिया जाए, दूसरी जो रणनीति की बात है वो ये है पुस्तक, और तीसरा जो है हम लोग देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम है और उसमें जो कोई टॉपिक है तो उसका अध्ययन कैसे किया जाए। एक नए ट्रेंड से इसका अध्ययन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बल किस पे हो, तो याद रखिएगा हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके अंदर होना चाहिए फैक्ट, एनालिसिस और सिस्टम। फैक्ट एक तथ्य है और तथ्य का विश्लेषण होना चाहिए, और उस विश्लेषण के बाद उसको किस क्रम में रखे जाने की आवश्यकता है यह पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज, आप नोट डाउन भी करते रहना बच्चों, है ना। तथ्य, विश्लेषण
और उसकी क्रम, क्योंकि आप किसी भी क्रम को आगे पीछे करके नहीं लिख सकते भाई। घटना है तो घटनाओं का क्रम होगा कोई ना कोई, तो यही तो इतिहास है। दूसरी चीज है कि जैसे आप पढ़ते हो, जैसे अशोक का धम्म है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसकी जो विषय वस्तु है उसकी गहरी समझ होना चाहिए, गहरी समझ। अब आप बताओगे कि सर ये गहरी समझ का मतलब क्या है? कई बार आपके जो दिमाग में चलता है प्रश्न कि सर ये गहरी समझ क्या है? गहरी समझ का मतलब है कि आप जब पढ़ो तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। छोटी सी छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीज, मतलब उसमें कोई भी सवाल आए, घुमाकर भी आए, सिंपल भी आए, तो आप बताने के लिखने में समर्थ हो। यह हुआ गहरी समझ। कई बार क्या होता है कि हम लोग सवाल पढ़ते हैं और जब प्रश्न एग्जाम में घुमा कर आ जाता है तो नहीं लिख पाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको गहरी समझ नहीं है उस सब्जेक्ट। कई बार लोग इंग्लिश में बात करते हैं बहुत सिंपल वे में, डीप नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज, तो यही गहरी समझ है। इसके बाद आप देखिएगा मौलिक सोच। मौलिक सोच, ये मौलिक सोच क्या है? और ये केवल हिस्ट्री में नहीं, ये अन्य वैकल्पिक सब्जेक्ट में भी, चाहे वो गहरी डीप अंडरस्टैंडिंग की बात हो या मौलिक सोच, ये अन्य सब्जेक्ट में भी होनी चाहिए। ये मौलिक सोच का मतलब है कि आपको अगर किसी टीचर ने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको हिस्ट्री, कोई टॉपिक पढ़ाया या आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, तो उसके बाद आप खुद भी सोचो कि क्या ये हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको पढ़ाया अशोक का धम्म। अब अशोक का धम्म आपने पढ़ा, अब अशोक का धम्म जब पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अशोक ने पशु चिकित्सा की बात की। अशोक युद्धबंदियों को छोड़ रहा है जो अपने परिवार के आजीविका का एकमात्र स्रोत है। इसका मतलब क्या है? मौलिक सोच कहता है कि क्या अशोक से पहले और अशोक के बाद क्या इस प्रकार का कोई उदाहरण दूसरा देखने को मिला? पशु चिकित्सालय बनाने वाला संभवतः अशोक प्रथम शासक था। यह है मौलिक सोच। मौलिक सोच क्या है कि जब प्रश्न आया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी के टाउन प्लानिंग का, नगर नियोजन का, आज से कंपेयर करके आज प्रासंगिकता क्या है, तो मौलिक सोच कहता है कि अब बताओ स्मार्ट सिटी से जोड़कर, अब बताओ वो डेवलपमेंट भी कर रहा है और पर्यावरण को भी ध्यान में रखता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। यह है मौलिक सोच। तो अपने से भी आपको स्वयं भी अभ्यास के द्वारा प्रत्येक टॉपिक में प्रत्येक 1-2 पॉइंट अपना डालो जो मौलिक हो। इसके बाद है इतिहास लेखन की समझ। ये इतिहास लेखन आप पढ़ोगे, एंशिएंट इंडिया जब पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट पेपर में, तो पहला ही टॉपिक है हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन। साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, सबाल्टर्न। अब जैसे मान लिया जाए आए क्वेश्चन कि गुप्त काल एक स्वर्ण युग था, तो गुप्त काल को पता होना चाहिए कि स्वर्ण युग कौन कहता है। ये राष्ट्रवादी इतिहासकार। फिर मार्क्सवादी क्या कहता है कि गुप्त काल स्वर्ण युग नहीं था। स्वर्ण युग क्या था? जो लेटर मौर्यन पीरियड है, मौर्योत्तर काल है, अशोक के बाद का काल है, वो है स्वर्ण युग। तो इसका मतलब क्या है? आपको ये पता होना चाहिए
सभी इतिहास की धाराओं के बारे में, इतिहास लेखन के बारे में। अब आपको कैसे लिखना है। फिर मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी। कुछ कांग्रेसियों ने भी कहा और कुछ अंग्रेजों ने भी कहा, और उसका अगर हम काटेंगे, विरोध करेंगे तर्क के द्वारा, तो किस आधार पर करेंगे, तो ये इतिहास लेखन के द्वारा आपको पता चलेगा। इसके बाद आपको एक यहां ध्यान देने की जरूरत है, वो है तुलनात्मक अध्ययन। ये हिस्ट्री का एक अभिन्न अंग है। जैसे मान लिया जाए आप पढ़ते हो, अब मोहम्मद बिन तुगलक लिखोगे तो आप पीछे से तुलना कर दो। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत बेहतर था, अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन जब एमबीटी में आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक में, तो इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक नहीं। अलाउद्दीन खिलजी दूसरों का सुनता भी, वही एमबीटी में जब जाइएगा मोहम्मद बिन तुगलक में, तो वो उसको अधिकारियों पे, अपने कर्मचारियों से ज्यादा स्वयं पे भरोसा है। इसके बाद दोनों ने धर्म को राजनीति से पृथक किया। अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने, दोनों ने धर्म को राजनीति से पृथक किया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म को राजनीति से पूरा पृथक कर दिया, पूर्णतः। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, उसने कुछ स्वायत्ता भी दिया उलेमाओं को, मौलवियों को, इसलिए विरोध ज्यादा हुआ। तो ये जब लिखिएगा तो तुलना कर दीजिए। जब अब अकबर लिखिएगा तो शेर शाह से तुलना कर दीजिए। जब शेर शाह लिखिएगा तो पीछे से तुलना कर दीजिए। जब मौर्य कला लिखिएगा तो पहले की कला से तुलना कर दीजिए। तो तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत जरूरी है। इसके बाद देखिएगा एक निरंतरता, या इसको कहिए करेंट से भी जोड़ के, आप करेंट से जोड़कर, ये एक सबसे अहम पहलू है। अगर आप चाहते हो इतिहास में बेहतर नंबर लाना, तो करंट से जोड़िए, चाहे वो किसी भी चीज का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक। अगर गांधी आया, आप गांधी लिख रहे हो, तो बताओ गांधी की प्रासंगिकता। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, किस प्रकार से सविनय अवज्ञा को विश्व की 10 महत्वपूर्ण घटनाओं में एक बताया गया है, किस प्रकार से आज भी उनकी मृत्यु के बाद मार्टिन लूथर जूनियर हो, या अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की बात हो, या अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब सत्ता ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं, तो उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त किया, एक ट्रिब्यूट दिया गांधी को। ऐसे जोड़कर लिखो आप अगर मान लिया अशोक को लिखते हो, तो आप लिखो कि आज संपूर्ण समाज में जब असहिष्णुता कई जगह व्याप्त है, संपूर्ण समाज में, हर जगह नहीं, कई जगह, जब आप नक्सलवाद है पूरे वर्ल्ड में, आज देखिए आतंकवाद से संघर्ष कर रहे हैं हम, तो क्या ऐसे समय में अशोक की जो धम्म है, अशोक का जो धम्म है, उसकी जो विचार है, अशोक का विचार क्या है? अहिंसा, सहिष्णुता, समन्वय, उसको अपनाने की जरूरत है। आज से जोड़ दिए आप। गांधी को लिखिएगा तो आज स्वच्छ भारत से जोड़ दीजिए,
इंडस वैली को स्मार्ट सिटी से जोड़ दीजिए, तो करंट से जोड़कर आप एज ले लोगे। यहां एक अन्य सब्जेक्ट में ये आपको एज का मौका नहीं मिलेगा इतना। एक और चीज है कि मैप जो है, मानचित्र, इस पे फोकस कीजिएगा। मैप पे फर्स्ट पेपर में मैप आता है, अलग से बताएंगे। मैं ये बता रहा हूं एक ओवरव्यू। इसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा एक एक चीज को बताया जाएगा, और जब पढ़ेंगे तो अपने आप आएगा। मैप के लिए किया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, अलग से बताएंगे। लेकिन अभी बस एक तो विगत वर्षों का मानचित्र अध्ययन, पिछले साल जितने ही मानचित्र आए हैं आज तक, 20 साल 25 साल, उसका प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दूसरी बात, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, उस ओल्ड एनसीईआरटी के जितने भी मानचित्र है दिया हुआ, उससे प्रैक्टिस करना है। और तीसरा चीज जो हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है जो चर्चा में रहा, जो प्लेसेस जो है, जो स्थान है, वो एक साल में चर्चा में रहा, 1.5 साल में, उसका प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे किलादी, सप्तमात्रिका, कई बार उत्खनन होता है, कई बार चर्चा में रहता है। तो ये जो है आप मैप पे अच्छा काम कर सकते हो। तो अब देखा कि बल क्या देना है, एक सोच पे। एक और चीज है जो आपको करना चाहिए, वो है विश्लेषण क्षमता का विकास। यानी आपके अंदर एक विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए। किसी भी तथ्य को केवल लिखने से नहीं होता है, वो तो इतिहास होगा नहीं। केवल फैक्ट इतिहास नहीं हो सकता, इतिहास का एक भाग है फैक्ट। उसका विश्लेषण कीजिए, कब, क्यों, कहां, ये है विश्लेषण। उसको लिख के मत छोड़िए, उसको एक लाइन में स्पष्ट कीजिए। तो आपने देखा कि इन सब चीजों के द्वारा आप बल देकर इतिहास पे अच्छा काम कर सकते हो। फिर इसके बाद यहां ध्यान देने की चीज है, वो है पुस्तक। अब मेरे से पढ़ने के बाद मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको एक पुस्तक का अध्ययन करना है। हालांकि मैं थोड़ा बताऊंगा, तो एक पुस्तक का केवल अध्ययन करना है एनसीईआरटी के अलावा। जैसे प्राचीन भारत है, आपको पता है पेपर फर्स्ट में प्राचीन और मध्यकाल, तो इसमें प्राचीन भारत में जो आपको ध्यान देना है, एक तो एनसीईआरटी है, वो भी ओल्ड वाले। तो क्लास कई बार होता है, बच्चे पूछते भी है कि सर वो एनसीईआरटी कहाँ से पढ़े, 6 से पढ़े, 7 से। तो कई बार होता है कि चलो आप जो है बिगिनर हैं तो आप खरीद सकते हो, है ना, या डाउनलोड कर लो। मेरा मानना है कि जो है आपको हार्ड कॉपी पढ़ना चाहिए। जैसे मान लिया जाए क्लास 6 और क्लास 11th का एनसीईआरटी, पहली बात फोकस करना है किस पे, क्लास 11th पे। 6 कोई नहीं भी पढ़ना चाहे तो कोई बात नहीं, 11th पे फोकस करना है। सेकंड जो किताब है वो है उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह का एक किताब है प्राचीन भारत। उससे 2 लाभ मिलेगा, एक तो मैपिंग में फायदा होगा, दूसरा बात है कि सामाजिक और आर्थिक जो एस्पेक्ट है वहां फायदा होगा, और हिस्टोग्राफी का जो स्रोत है वो फायदा होगा आपको। बस ये जो है आप खरीद लो। जब आइएगा आप मेडाइवल हिस्ट्री में, 7th का एनसीईआरटी और 11th का एनसीईआरटी ओल्ड, इसमें भी फिर वही बात, 11th की एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना है, ओनली 11th पे फोकस करना है। और यहां एक किताब है
सतीश चंद्रा, फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम, बस एक ही बुक। अब यहां रोमिला थापर की भी एक किताब आती है, प्राचीन भारत। उसकी जो मेजर जो टॉपिक है, 4-5 टॉपिक ऐसे जो पढ़ने की आवश्यकता है, तो मैं करा दूंगा, अलग से किताब नहीं खरीदना है आपको। रोमिला थापर का कुछ विशेष जो टॉपिक है, जैसे मौर्य साम्राज्य पे है, फिर साउथ इंडिया के कुछ टॉपिक हैं, वो मैं करा दूंगा, आपको किताब नहीं लेना है। ये एक पुस्तक होनी चाहिए आपके पास एनसीईआरटी के अलावा। फिर जब आप सेकेंड पेपर में आइएगा, पेपर सेकेंड में, तो सेकेंड पेपर में आप देखिएगा आधुनिक भारत, फिर यही बात है ओल्ड एनसीईआरटी, और यहां ओल्ड एनसीईआरटी किसका, क्लास 8 और दूसरा 12th। एक बार पुनः यहां पे 12th की एनसीईआरटी को फोकस करना है, क्योंकि ये जीएस में भी काम देगा। इसमें भी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि 12th में भी 4 या 5 टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। समाज सुधार, 1857 और आर्थिक। बाकी आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, मेंस में नहीं आएंगे। यहां पे एक किताब है विपिन चंद्रा, ये मिलेगा भी नहीं, अब कई लोगों के पास होगा, कई जगह उपलब्ध नहीं है। विपिन चंद्रा का स्वतंत्रता संघर्ष और आजादी के बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और भी बुक है आरसी गुहा का। इतना आप आरसी गुहा अगर पढ़ना चाहो, गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी या नेहरू, तो आप खरीद कर पढ़ना। लेकिन यहां आपको ज्यादातर मैं करवा दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बुक को ऑप्शनल के लिए रखने से लाभदायक नहीं है। क्योंकि आपकी, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मौलिक सोच तब विकसित होगी जब कम चीज पढ़ोगे और वक्त दोगे खुद को, तब जाके एक अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होगा आपके अंदर। यहां पे एक किताब है शेखर बंदोपाध्याय, ये उपलब्ध है हर जगह। ये विलिंगडन यूनिवर्सिटी है, ये न्यूजीलैंड, वहां पे ये रहे हैं, तो ट्रांसलेटेड बुक है। यहां से यूपीएससी की बहुत प्रिय पुस्तक है, यहां से आते हैं चीजें। आप इसको खरीदना मत, मैं बता दिया इसीलिए कि यहां पे सवाल आते हैं, है ना। किसके पास होगा तो देख लेना, वरना मैं करवाऊंगा। और एक है बीएल ग्रोवर, इसे भी मत लीजिएगा आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये 1707 से लेकर 1857 तक ये बीएल ग्रोवर से और शेखर बंदोपाध्याय से टिप्पणी पकड़ा जाएगा आपका। यहां स्टेटमेंट दिया हुआ है बीएल ग्रोवर में, यूपीएससी डायरेक्ट पूछती है यहां से। तो ये जो 2 किताब है, प्रयास कीजिएगा ना खरीदने का, मेन फोकस करना है एनसीईआरटी 12th और विपिन चंद्र। मैंने इसलिए बताया सवाल यहां से आएंगे, ठीक। अब आया विश्व इतिहास। अब देखिए विश्व इतिहास में एनसीईआरटी 9th, 10th, 12th, ओल्ड एनसीईआरटी। अब देखिएगा ये फायदा करेगा आपको 9th का भी, 10th का, 12th का। 12th वाले में है समकालीन, कंटेम्पोररी वर्ल्ड, विश्व। और इसके बाद एक किताब आता है दीनानाथ वर्मा का, बीच में शॉर्टेज हो गया था। और एक किताब आपको आईआर में भी काम देगा, बीएन खन्ना। ये बीएन खन्ना की जो पुस्तक है, ये ड्यू के हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत स्पष्ट दिया हुआ है, आईआर में भी काम देगा, और आप बैठ के पढ़ सकते हैं, रुचि ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपको। तो ये केवल एक पुस्तक है दीनानाथ वर्मा का, आप ले लेना। बीएन खन्ना भी कोशिश करना, जब आप जीएस में भी काम देगा। तो आपने देखा, मैंने कहा एंशिएंट में एनसीईआरटी के अलावा उपेंद्र सिंह,
मेडाइवल में सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत में विपिन चंद्रा, और जब वर्ल्ड हिस्ट्री में गए तो अब बी.एन. खन्ना की एक पुस्तक जो है आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आगे देखिए, टॉपिक अध्ययन। कई बार आपके जहन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि सर बड़ी प्रवृत्ति है, सवाल का बहुत चेंज हो रहा है, नंबर नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, दरअसल क्या है कि हम लोग इतिहास का जो अध्ययन करते हैं बच्चे आजकल, और शिक्षक के स्तर पे एक्सेप्ट करना चाहिए, वो दोनों स्तर पे एक समस्या है। हम लोग ऊपर पढ़ते हैं, जो सवाल आ गए उसको देख लेते हैं, जो बदलते हुए जो प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, उस पर काम करने की जरूरत है। आपको देखना होगा कि सवाल आ कैसे रहे। जैसे अभी हम उठा रहे हैं एक टॉपिक, बस सिंधु सभ्यता, और आप देखिए सिलेबस में क्या दिया हुआ है। सिलेबस में दिया हुआ है इसका उद्गम, सिलेबस में दिया हुआ है पतन, विस्तार, कला, स्थापत्य, काल, विशेषताएं। अब आप इतना पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल आएगा कैसे। अगर आप हिस्ट्री में इस चीज को पकड़ लिए तो आपको 300 प्लस बहुत ही सहजता से आ जाएगा, अगर मैप पे अच्छा काम कर लिए तो। जैसे अगर आपने धर्म पढ़ा, तो अधिक से अधिक क्या पढ़ते हो धर्म में आप? सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या है, इसके बारे में बताइए। सिंधु घाटी के अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बताइए। सवाल ये तो सिंपल है, ये तो अब आता ही नहीं है। अब सवाल को पढ़ना कैसे है, ये किस प्रकार से ऐतिहासिक काल से पूर्व का धर्म है। मैंने वैदिक काल से पहले, वैदिक काल में जो देवता थे उससे पहले ये सारे देवता का शुभारंभ है। आप सहमत भी हो सकते हो, वैदिक काल क्या था, प्रकृति पूजक थे, तो आप एक अंश तक सहमत हो सकते हो। सवाल क्या आएगा, धर्म और सैंधव धर्म और आध्यात्म। सवाल क्या आएगा, धर्म और विज्ञान। सवाल क्या आएगा, सैंधव धर्म और पुरातात्विक स्रोत। सवाल ऐसे आएंगे आपके, उसके अंत्येष्टि संस्कार और पुरातात्विक स्रोत। अब आप बताओ, क्या आप आज से पहले इतने टॉपिक को, और ये सब पे ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट दिमाग में बैठा होना चाहिए, बस वहां जाके लिखना है। फिर अगर मान लिया जाए हम बात करेंगे इसके बाद, धर्म के बाद अगर पतन का, तभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक संपूर्णता में सिंधु घाटी का पतन, दूसरा क्या पढ़ते हैं, पारिस्थितिक कारण, तीसरा क्या पढ़ते हैं, विदेशी कारण, आर्यों के आक्रमण। अब सवाल क्या देगा, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर पारिस्थितिक कारण या आर्यों का आक्रमण। पुरातात्विक स्रोत जोड़ देगा, क्योंकि साहित्यिक स्रोत तो है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं गया इसका लिपि को तो पढ़ा नहीं गया। इसके बाद फिर इससे आ सकता है सवाल, जलवायु परिवर्तन कैसे है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, आधुनिक
अनुसंधान के आधार पर जलवायु परिवर्तन, पता है 2 साल पहले जो है रिसर्च हुआ, ग्लोबल वार्मिंग को उत्तरदायी ठहराया गया सबसे मेजर फैक्टर के रूप में। एक और चीज है, सिंधु घाटी का जो पीरियड है, अच्छा इसमें एक और आ जाएगा सामाजिक कारण, किस प्रकार से इसके पतन में इन पुरोहित वर्ग का योगदान था, किस प्रकार से इसके पतन में इनके जो बाहरी दुनिया से संपर्क का टूट जाना था, इनका भाग्यवादी होना था, इनके अंदर किस प्रकार से आत्म संतुष्टि की भावना आ गई, ये कैसे पतन में जो है महत्वपूर्ण है। तो ये आ सकता है, काल आ सकता है। तो काल में क्या आएगा, ये पता है ईसा पूर्व BCE, ये चला गया है 7200 BCE तक, अभी जो कार्बन डेटिंग के द्वारा, हालांकि मान्यता नहीं मिला है। अगर ये आ जाए कि किस प्रकार से आधुनिक अनुसंधानों ने सिंधु घाटी को 7वीं शताब्दी जो है BC तक ले गया है, तो क्या आप सहमत हैं? तो आपको ऐसे ध्यान देना है। अगर मान लिया जाया गया कला पर, तो केवल कला नहीं देखना है सिंधु घाटी का, ये बाद की कला को कैसे प्रभावित किया। अगर मान लिया आ गया उद्गम, तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर या आधुनिक अनुसंधान के आधार पर आप बताइए। तो आपने देखा कि हमने रणनीति में केवल पुस्तक और किन चीजों पर ध्यान देने के साथ साथ मैंने बताया कि आपको इस पे ध्यान देने हैं कि किसी टॉपिक को पढ़ने केवल पढ़ना नहीं है, उसको तोड़ना है। जो UPSC तोड़ी है उसे थोड़ा सा और हिस्टोग्राफी पे, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल में हिस्टोग्राफी पे, आर्थिक इतिहास पे, इस पे ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। और अभी करंट में चर्चा में है, ये सारा करंट में है। सिंधु घाटी का 4 टॉपिक 5 टॉपिक जो है इसका डायमेंशन जो है वो करंट में चर्चा में है, तो पता होना चाहिए आपको। और इसका सबसे सुंदर पहलू जो है, जब इन रणनीतियों को अपनाइएगा तो इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एक उत्तम, एक सुंदर उत्तर लेखन कैसे किया जाना चाहिए। और इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा, सैद्धांतिक रूप से बताऊंगा कि विशेषताएं क्या होनी चाहिए एक बेहतर आंसर राइटिंग का, उत्तर का, और कैसे इसको जो है एक उदाहरण के द्वारा एक बेहतर, कई बार आपको 2 पक्ष में क्वेश्चन है, एक पक्ष आता है एक नहीं आता है, या प्रश्न है आप थोड़ा बहुत जानते ज्यादा नहीं जानते, तो कैसे आप लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार किसी से मिलते हो, आपके पास अनुभव है, आप चीजों को कम जानते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, आप कम जानते हुए भी एक मिला जुला कर आप बोल देते हो। तो ये भी एक कला है। तो उत्तर नेक्स्ट जो है, जब मैं मिलूंगा क्लास में, तो मैं बताऊंगा कि एक बेहतर उत्तर लेखन कैसे होनी चाहिए, और बाकी की जो रणनीति है मैं बताऊंगा इस पे। मैंने आज बताया आपको इतिहास के विषय में ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, पहले तो भ्रांतियां क्या है, लेनी क्यों चाहिए इसको, और हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, चाहे वो पुस्तक के स्तर पे हो, चाहे इसके स्तर पे हो, पाठ्यक्रम के स्तर पे। अब आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने का प्रयास कीजिए, समझने का। और जिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई समस्या है, तो आप बेशक जो है बिना संकोच के आप नीचे जो है जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके पहले तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप पूछना है, कुछ कोई संकोच है आप ऑलरेडी आप डाल सकते हो। 100% आपकी जो एक एक समस्याओं का समाधान किया जाएगा, इसी उद्देश्य से ये मैं शुरुआत किया हूं आप लोगों के लिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स।